नैन भारती इंडियन हाई स्कूल कक्षा 12 नामक मूल तत्व भाग 2 लेसन नंबर है अपना 5 छठा लेसन नंबर 5 है हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। हिसाबी गुणोत्तर विश्लेषण के अंदर अपने कार्यक्षमता के गुणोत्तर, अब अपने कार्यक्षमता के गुणोत्तर चलेंगे। 9 नंबर का जो पॉइंट है संपन्नता के गुणोत्तर। इस साल संपन्नता के गुणोत्तर वाले सवाल यानी दायित्व, इक्विटी गुणोत्तर, कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर, ब्याज आवरण गुणोत्तर परीक्षा में नहीं आने वाला, इसलिए उसको चलाया नहीं है। और कार्यक्षमता के गुणोत्तर के अंदर अपने धंधा की इकाई द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति साधनों का कार्यक्षम उपयोग करने से धंधे की लाभदायकता में वृद्धि होती है। यानी उस धंधा की इकाई द्वारा जो भी प्राप्त संपत्ति के साधन है उसको अपने कार्यक्षम से उपयोग करोगे तो लाभदायकता में वृद्धि होती है। और हिसाबी पद्धति में इस अनुसंधान में कार्यक्षमता का प्रवृत्ति के गुणोत्तरों का विकास किया गया। और अपने अभ्यासक्रम में नीचे लिखे गुणोत्तरों का ही समावेश करना है। और इस गुणोत्तर का जो भी आंसर आता है उसे बार यानी टाइम में ज्ञात किए जाते हैं। देनदारों का टर्नओवर पर से देनदारों से वसूली, उगाही का समय, लेनदारों के टर्नओवर पर से लेनदारों को भुगतान का समय ज्ञात किया जाता है। यह समय दिन और सप्ताह या महीने के स्वरूप में होते हैं। अब अपने कार्यक्षमता गुणोत्तर में कौन कौन से गुणोत्तरों की चर्चा करने की, एक तो स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक चलन दर। दूसरा है कार्यशील पूंजी का टर्नओवर, क्या चलन दर बोलते हैं। फिर तीसरा है देनदार का टर्नओवर का चलन दर और लेनदार का टर्नओवर चलन दर। अब उसमें पहले देखेंगे स्टॉक चलन दर। अब इस गुणोत्तर में बिक्री माल की लागत और औसत स्टॉक के बीच का संबंध दर्शाता है। यानी स्टॉक टर्नओवर किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो बिक्री माल की लागत और औसत स्टॉक के बीच संबंध दर्शाता है। वही कंपनी द्वारा रखा गया औसत स्टॉक का वर्ष दौरान कितनी बार बेचे माल की लागत में रूपांतर हुआ है और उसका विक्रय हुआ, उसकी जानकारी प्राप्त करना, इसे स्टॉक चलन दर या स्टॉक परिवर्तन दर भी कहते हैं। अब अपने स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक परिवर्तन दर बराबर सूत्र है उसका बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। अब बिक्री माल की लागत ढूंढने के लिए अपने पहले भी सकल लाभ का गुणोत्तर ढूंढा, तब भी बिक्री माल की लागत कैसे ढूंढने की बताया था कि बिक्री माल की लागत कच्चा माल का प्रारंभिक स्टॉक, कच्चे माल की खरीदी के खर्च, उसमें से माइनस करो कच्चा माल का अंतिम स्टॉक, तो आएगा उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत। उसके अंदर तुम प्लस कर दो मजदूरी और कारखाना खर्च, तो अपने को मिलेगी बिक्री माल की लागत। ये फॉर्मेट याद करने की, प्रारंभिक स्टॉक कच्चा माल, कच्चे माल की खरीदी के खर्च, उसमें से कच्चा माल का अंतिम स्टॉक माइनस करो तो अपने कच्चे माल की लागत मिलेगी। उसके अंदर मजदूरी और कारखाना खर्च को जोड़ दो तो बिक्री माल की लागत मिलेगी जो ये संख्या दी हो। यदि अपने सकल लाभ के अंदर बेचे माल की लागत ज्ञात करने के लिए सकल लाभ में क्या करते थे, बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत, इस सूत्र का भी उपयोग करते थे। अब मानो कि बिक्री माल की लागत न दी हो तो बिक्री और सकल लाभ दिया हो तो बिक्री में से सकल लाभ माइनस कर दो। हानि हो तो क्या करो, बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री प्लस सकल लाभ। अपने औसत स्टॉक ढूंढना है तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। अभी इस गुणोत्तर का उद्देश्य क्या है कि धंधा की इकाई का स्टॉक का बिक्री में रूपांतरण करने का संबंध में कार्यक्षमता मापने का है। उसके अलावा उसका झुकाव बढ़ता साल से बढ़ते दौर स्वीकृत किया योग्य है। बढ़ता दौर ये बताता है कि रखा स्टॉक का बार बार बेचे माल की लागत पर बिक्री में रूपांतर होता है। ऊंचा गुणोत्तर ऊंची बिक्री, ऊंचा लाभ मिलेगा। गुणोत्तर ऊंचा तो ऊंची बिक्री और उसका लाभ भी ऊंचा होगा। ऐसा सामान्य शब्द में अपने प्रस्तावित किया जाता है। अब यहाँ अधिक ऊंचा गुणोत्तर कार्यशील पूंजी की कमी का परिणाम हो सकता है। अधिक नीचा गुणोत्तर स्टॉक में बिना जरूरी का अधिक विनियोग का कारण हो सकता है।
इष्टतम स्टॉक गुणोत्तर धंधा के लिए इच्छनीय माना जाता है। अपने इसके अंदर नहीं देखना है, खाली अपने स्टॉक टर्नओवर का सवाल कैसे करने का है। स्टॉक टर्नओवर यहाँ लिखा है एच एन कंपनी लिमिटेड में नीचे दी गई जानकारी के आधार पर स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक परिवर्तन दर या स्टॉक चलन दर की गणना करोगे। अपने को दिया हुआ है बिक्री दी हुई है 25 लाख, सकल लाभ दिया है 4 लाख, प्रारंभ का स्टॉक और अंतिम स्टॉक दिया है। अब यहाँ पे अपने स्टॉक टर्नओवर ज्ञात करना है तो सूत्र बिक्री माल की लागत बाटे में औसत स्टॉक। अब यहाँ पे अपने बिक्री माल की लागत नहीं दी है, तो बिक्री माल की लागत के लिए क्या करने का, सवाल के अंदर जो दिया है इसमें अपने दिया है कि बिक्री भी दी है और सकल लाभ दिया है। तो बिक्री माल की लागत ढूंढने के लिए बिक्री में से सकल लाभ माइनस कर दो। बिक्री अपने कितनी दी है 25 लाख, तो 25 लाख में से 4 लाख माइनस करो तो कितना मिलेगा 21 लाख। ये मिली बिक्री माल की लागत। अरे औसत स्टॉक बराबर क्या, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। तो प्रारंभिक स्टॉक 4 लाख, अंतिम स्टॉक 3 लाख बटे 2। तो प्रारंभिक स्टॉक 4 और 3 7 लाख, 7 लाख को 2 से भाग दो तो 3,50,000 औसत स्टॉक मिलेगा। अब अपने स्टॉक टर्नओवर में सूत्र में कीमत डाल देंगे कि बिक्री माल की लागत अपने पास में है 21 लाख और बटे में औसत स्टॉक 3,50,000। तो कितना आएगा, अपने 21 लाख को तुम भाग ले लिया 3,50,000 से, तो कितना आता है 6। जो आता है उस आंसर को अपने लिखने का, ऐसे 6 लिख दोगे तो मार्क्स कटेगा, इसलिए उसका गुणोत्तर के अंदर बार शब्द का उपयोग करना है। तो स्टॉक टर्नओवर बराबर 6 बार। ऐसा ही दूसरा है 25 नंबर का 3D लिमिटेड। नीचे दी जानकारी के ऊपर से अपने औसत टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक परिवर्तन ज्ञात करना है। अब इसमें क्या दिया है, प्रारंभिक स्टॉक दिया, खरीदी है, अंतिम स्टॉक दिया, खरीदी के खर्च दिए। अब अपने स्टॉक टर्नओवर में बिक्री माल की लागत ढूंढने के लिए क्या दिया, प्रारंभिक स्टॉक दिया है तो अपने प्रारंभिक स्टॉक लिख दो 3 लाख, अरे सॉरी 30,000। उसके अंदर खरीदी जोड़ो 4,80,000, उस पर खरीदी के खर्च जोड़ो 20,000, तो कुल कितना होगा 5,30,000 बिक्री माल की लागत। अब उसमें से अपने अंतिम स्टॉक माइनस कर दो 40,000, तो बिक्री माल की लागत कितनी मिली 4,90,000। अब अपने औसत स्टॉक ढूंढना है तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। प्रारंभिक स्टॉक 30,000, अंतिम स्टॉक 40,000 बटे में 2, तो कितना आएगा 35,000। अब ये 35,000 आ गया तो अपने क्या करें, स्टॉक टर्नओवर के अंदर सूत्र में कीमत डालेंगे बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। तो बिक्री माल की लागत कितनी है 4,90,000 और औसत स्टॉक कितना दिया है 35,000। तो 4,90,000 को 35,000 से भाग दो तो कितना आएगा 14 बार आएगा। यानी स्टॉक टर्नओवर के स्टॉक परिवर्तन इस सूत्र पर किस तरह से ज्ञात करना बता। अब आएगा कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। अब इस गुणोत्तर में कार्यशील पूंजी और बिक्री के बीच का संबंध दर्शाता है। यदि बिक्री की जानकारी उपलब्ध न हो तो कार्यशील पूंजी और बिक्री माल की लागत के बीच का संबंध की जांच की जाती है। कार्यशील पूंजी कितनी बार बिक्री का सृजन करती है यह जानने को मिलता है, इसलिए कार्यशील पूंजी चलन दर भी उसे कहते हैं। उसका सूत्र है कार्यशील पूंजी का टर्नओवर बराबर बिक्री माल की लागत, बिक्री अथवा बिक्री माल की लागत बटे में कार्यशील पूंजी। अब सवाल में बिक्री न दी गई हो तब भी बिक्री माल की लागत यानी बेचे माल की लागत के आधार पर यह गुणोत्तर ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है, तो कार्यशील पूंजी में विनियोग करने का उद्देश्य उपज का सृजन। कार्यशील पूंजी की कार्यक्षमता मापने के लिए गुणोत्तर का उपयोग। स्टॉक टर्नओवर की तुलना में यह गुणोत्तर कार्यक्षमता मापने के लिए अधिक योग्य माना जाता है। स्टॉक टर्नओवर में केवल स्टॉक ही ध्यान में लिया जाता है, जबकि यहाँ पे कार्यशील पूंजी ध्यान में ली जाती है, यानी कि अधिक ऊंचा गुणोत्तर स्वीकार करने योग्य है। इस सिद्धांत के रूप में बढ़ता दर कार्यशील पूंजी के उपयोग की कार्यक्षमता दर्शाता है। अधिक विक्रय परिणाम से अधिक लाभ के सृजन कारण बनता है कि जो अधिक विक्रय हुआ तो अधिक लाभ मिलेगा।
अब यहाँ पे 26 उदाहरण नंबर 26 में क्या है, HR कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से कार्यशील पूंजी टर्नओवर ज्ञात कीजिए। हमने कौन कौन सा दिया, कुल बिक्री दिए, बिक्री वापसी दिए, चालू संपत्तियां दिए, चालू दायित्व। अब यहाँ पे कार्यशील पूंजी टर्नओवर का सूत्र क्या है, बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी। अब यहाँ पे शुद्ध बिक्री लिखने की, कुल बिक्री में से अपने क्या करना, बिक्री वापसी माइनस करना पड़ेगा। अपने पास में कुल बिक्री दी है 22,20,000, उसमें से बिक्री वापसी माइनस करो 20,000, तो अपने बिक्री कितनी मिली, 22 लाख। अब कार्यशील पूंजी ढूंढने के लिए चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटाने का, यहाँ पे डायरेक्ट अपने चालू संपत्तियाँ दे दिए, चालू संपत्तियाँ 6 लाख और दायित्व है 2 लाख, तो 6 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो कितना आएगा, 4 लाख आएगा। फिर अपनी कीमत डाल दो सूत्र में कि कार्यशील पूंजी का टर्नओवर बराबर बिक्री अपने पास में 22 लाख और कार्यशील पूंजी 4 लाख। तो अपने 22 लाख को 4 लाख से भाग देंगे कि 22 लाख को तुम 4 लाख से भाग दो तो क्या आएगा, 5.5। उसको आंसर भी अपने बार में ही लिखेंगे। अब दूसरा दिया है जो कि अपने MN कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर कार्यशील पूंजी टर्नओवर ज्ञात कीजिए। अब यह कार्यशील पूंजी 3 लाख, बिक्री माल की लागत 15 लाख, सकल लाभ का दर 25% दिया है। अपने सूत्र क्या है, 2 रीत से उसको ढूंढ सकते हैं, जो इजी रीत है उसको उपयोग करना चाहिए। पहले कार्यशील पूंजी टर्नओवर, कार्यशील पूंजी टर्नओवर में अपने पास में बिक्री कितनी दी है, 15 लाख दिए, तो अपने सीधा ही लिख दो कार्यशील पूंजी 15 लाख ना, बिक्री कितनी है, बिक्री माल की लागत के आधार पर अपने ढूंढे, तो बिक्री माल की लागत कितनी है तुम्हारे पास में, 15 लाख और कार्यशील पूंजी कितनी दी है तुमको, 3 लाख। तो नीचे की जो फॉर्मेट है कि बिक्री माल की लागत के आधार पर अपने कार्यशील पूंजी ढूंढेंगे, तो 15 लाख को 3 लाख से भाग दो तो क्या आएगा, 5 बार। अब यहाँ पे जो दिया है तुम लोगों को कि कार्यशील बिक्री ढूंढनी है कि बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ, अपने यहाँ पे मानना पड़ता है कि बिक्री 100 है, तो बिक्री माल की लागत कितनी, बिक्री माल की लागत कितनी, तो 75% ढूंढेंगे। 15 लाख हो, 15 लाख 75% पे 15 लाख और 25% उसका करना पड़ता है। ये रीत में तुमको तकलीफ पड़ेगी, इसलिए नीचे वाला जो है उदाहरण उसी मुताबिक से चलना है। और दूसरा ऐसा ही सवाल दिया है 28वां, कार्यशील MM कंपनी लिमिटेड की निम्न जानकारी के आधार पर कार्यशील पूंजी टर्नओवर ज्ञात करना है। अपने यहाँ पे कुल संपत्तियाँ, गैर चालू संपत्तियाँ, कुल दायित्व, गैर चालू दायित्व, बिक्री दिया हुआ है। सूत्र तो वही है, कार्यशील पूंजी टर्नओवर बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी बराबर क्या, तो चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। अपने चालू संपत्ति में कुल संपत्तियां दी है, तो अपने क्या करो, कुल संपत्ति में से गैर चालू संपत्तियां माइनस करो। तो अपने पास कुल संपत्तियां कितनी है, 45 लाख, गैर चालू संपत्तियां कितनी है, 30 लाख। तो 45 लाख में से 30 लाख माइनस करो तो कितना आएगा, चालू संपत्तियां 15 लाख। उस तरह से चालू दायित्व, तो चालू दायित्व में कुल दायित्व माइनस गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व कितना है, 20 लाख, गैर चालू दायित्व 10 लाख, तो चालू दायित्व कितना हो गया, 10 लाख। अब अपने कार्यशील पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियां 15 लाख में से चालू दायित्व 10 लाख माइनस करो तो कार्यशील पूंजी कितनी मिलेगी, 5 लाख। कार्यशील पूंजी ढूंढने के बाद में बिक्री, सूत्र में कीमत डालो, बिक्री बटे में कार्यशील पूंजी। बिक्री मिली है 25 लाख है और कार्यशील पूंजी 5 लाख, तो 25 लाख को 5 लाख से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 बार।
अब ये कार्यशील पूंजी वाला हो गया। तीसरा, देनदारों का टर्नओवर। अब देनदारों का टर्नओवर એટલે गुणोत्तर को लेना का गुणोत्तर भी कहते हैं। इस गुणोत्तर में उधार बिक्री द्वारा कितनी बार देनदारों लेनी हुंडी का उद्भव हुआ है यह जान सकते हैं। उधार बिक्री और व्यापारी लेना के बीच का ये संबंध दर्शाता है। उसका सूत्र क्या है? देनदारों का टर्नओवर बराबर कुल उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। अपने व्यापारी लेना अर्थात क्या? उधार बिक्री संबंधित देनदार लेनी हुंडिया की औसत निकालने की। तो औसत व्यापारी लेना बराबर प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना बटे में 2। पहले औसत व्यापारी लेना भी ढूंढना पड़ेगा। उधार बिक्री कुल बिक्री दिया तो उसमें से रोकड़ बिक्री माइनस करनी पड़ेगी, जिस तरह सवाल में दिया उस तरह से करने का। अब व्यापारी लेना की गणना के समय देनदारों में से डूबोतरी अनामत घटाना नहीं है। यह गुणोत्तर वसूली के समय के लिए है, मिलने पात्र रकम के लिए नहीं है। कि वर्ष दौरान उद्देश्य क्या है कि वर्ष के दौरान कितनी बार देनदार लेनी हुंडिया उधार बिक्री के कारण उद्भव हुई वो जान सकते हैं। कितनी शीघ्रता से वसूली की रोकड़ समक्ष में रूपांतरण किया जाएगा, इसलिए टर्नओवर दर्शाया गया है। इसमें कार्यक्षमता मापनी गुणोत्तर है। ऊंचा गुणोत्तर वसूली की ऊंची कार्यक्षमता, देनदार लेनी हुंडी में कम विनियोग दर्शाता है, जब नीचा गुणोत्तर नीची कार्यक्षमता और देनदार लेनदारों की अधिक विनियोग दर्शाता है। अब इस टर्नओवर के अंदर अपने वसूली का समय जो है, समय अवधि, तो उसके अंदर देनदारों का ऊंचा टर्नओवर शीघ्र वसूली करवाता है, यानी देनदारों का नीचा टर्नओवर ढीली वसूली दर्शाता है। अब उसमें समय अवधि दी है। समय अवधि कैसे? महीना, सप्ताह और दिनों में हो सकता है। अपने वसूली समय महीना में हो तो क्या करने का? 12 लेने का और देनदार का टर्नओवर उसे भाग देने का। दूसरा, वसूली समय। अब जो वसूली का समय सप्ताह में हो तो 52 सप्ताह होता है, तो 52 बटे में देनदारों का टर्नओवर लेने का। यदि वसूली का समय दिन में हो तो अपने 365 बटे देनदारों का टर्नओवर देंगे सूत्र में। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्पष्ट समय अवधि स्पष्ट देनी चाहिए। 12 मास, 52 सप्ताह और 365 दिन। अरे इतना ही लिखा होगा कि तुम मास में ढूंढो, सप्ताह में या दिनों में। अब यहाँ पे 29 नंबर का सवाल के अंदर आरा कंपनी लिमिटेड की निम्न दी जानकारी ऊपर से देनदारों का टर्नओवर वसूली मुद्दत मास, सप्ताह, दिनों में ज्ञात कीजिए। सब में ज्ञात करना है, तीनों में। पहले तो अपने देनदारों का टर्नओवर के लिए जो संख्या दी है, कुल बिक्री दी है, प्रारंभिक देनदार और लेनी हुंडी, रोकड़ बिक्री, अंतिम देनदार और लेनी हुंडी दी हुई है। पहले अपने टर्नओवर देनदारों का टर्नओवर का सूत्र क्या है? उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। उधार बिक्री यानी कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री माइनस। अपने कुल बिक्री कितनी दी है? 40 लाख। रोकड़ बिक्री कितनी दी हुई? 3,50,000। तो कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री माइनस, तो 36,50,000। अब औसत व्यापारी लेना। औसत व्यापारी लेना बराबर प्रारंभ के देनदार और लेनी हुंडी प्लस अंतिम देनदार और लेनी हुंडी बटे में 2। अब प्रारंभ के देनदार और लेनी हुंडी अपने को 4 लाख दिया है। अंतिम देनदार लेनी हुंडी अपने को कितनी दी है? 3,30,000। तो दोनों का जोड़ कर दो तो 7,30,000। 7,30,000 को 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 3,65,000। अब फिर देनदारों का टर्नओवर ज्ञात करना है। तो उधार बिक्री 36,50,000 में औसत व्यापारी लेना 3,65,000, तो भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। तो आंसर 10 बार लिखना है। अब अपने वसूली की मुद्दत ज्ञात करनी है।
वसूली की मुदत ज्ञात करने के लिए मास या ए बी सी दर्शा दिया मास में हो तो क्या करने का 12 बटे में देनदारों का टर्नओवर अपने 12 देनदारों का टर्नओवर कितना है 10 है तो 12 को 10 से भाग दो तो 1.2 मास। सप्ताह में लिखो तो 52 बटे में 10 तो 5.2 सप्ताह। और दिनों में लिखो तो 365 बटे में 10 तो 36.5 दिन એટલે 37 दिन। अब यहाँ जो आंकड़े दर्शाए उसके ऊपर प्रत्येक उधार खरीद की उगाई मास में हो तो एक महीना 2 मास, 1 वर्ष 2 मास में वापस आएगी। 1 महीना 2 सप्ताह में हो तो 5.2 सप्ताह में वापस आएगी और दिन में हो तो 36-37 दिन में वापस आएगी। यानी समय के आधार पर देखो तो मास के आधार पर 1 और 2 1.2 या 5 सप्ताह और 2 दिन और या 37 दिनों के बाद रकम वापस आएगी। अब दूसरा तीसरा है कि कंपनी लिमिटेड की बही में देनदार टर्नओवर और वसूली मुद्दत दिनों में प्राप्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिर्फ दिन का ही बता है। यहाँ बिक्री माल की लागत दिए, रोकड़ बिक्री दिए, प्रारंभ के व्यापारी लेना दिया है, सकल लाभ दिया है, अंतिम व्यापारी लेना दिया है। तो पहले तो सूत्र लिख देने का देनदार टर्नओवर बराबर कुल उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। अब उधार बिक्री बराबर कुल बिक्री माइनस रोकड़ बिक्री। अपने यहाँ पे क्या दिया है उधार बिक्री मतलब कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री माइनस कर दो या कुल बिक्री क्या दी है कुल बिक्री के लिए बिक्री माल की लागत दी है और सकल लाभ। पहले तो बिक्री माल की लागत प्लस सकल लाभ करो 48 लाख प्लस 12 लाख तो 60 लाख। अब उधार बिक्री 60 लाख और रोकड़ बिक्री 12 लाख। कुल बिक्री अपने 60 लाख उसमें से रोकड़ बिक्री 12 लाख माइनस करो तो उधार बिक्री अपने को मिली 48 लाख। अब कुल बिक्री पहले ढूंढनी पड़ेगी उसमें से रोकड़ बिक्री माइनस करो तो उधार बिक्री मिलेगी। अब औसत व्यापारी लेना ज्ञात करने के लिए प्रारंभ का व्यापारी लेना दिया है तुमको 2,30,000 और अंतिम व्यापारी लेना दिया है 1,70,000 तो 2,30,000 प्लस 1,70,000 जोड़ दो तो 4 लाख हो जाएगा और उसको 2 से भाग दो तो 2 लाख आएगा जो औसत व्यापारी लेना। अब देनदारों का टर्नओवर में उधार बिक्री कितनी आई 48 लाख उसको भाग दे दो औसत व्यापारी लेना 2 लाख से तो कितना आएगा 24 बार। अब अपने वसूली की मुदत कितनी दी है वसूली की मुदत खाली अपने दिनों में जुड़ने की है तो 365 भागा 24 अपने 365 को 24 से भाग दो तो 15.21 दिन એટલે 15 दिन के अंदर रकम वापस आ जाएगी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अब देनदारों का टर्नओवर हो गया। अब उसका विरुद्ध चलना है लेनदारों का टर्नओवर। देनदारों में उधार बिक्री लेनदारों में उधार खरीदी और औसत व्यापारी लेना अर्थात लेनदार दैनिक हुंडी। अब ये टर्नओवर क्या करता है दायित्व का गुणोत्तर कहलाता है। उसमें उधार बिक्री के कारण कितनी बार लेनदारों और देनी हुंडी उद्भव हुआ वो जान सकते हैं। यहाँ पे उधार खरीदी और व्यापारी देना के बीच का संबंध दर्शाता है। उसका सूत्र लेनदारों का टर्नओवर बराबर उधार खरीदी बटे में औसत व्यापारी लेना। या व्यापारी लेना अर्थात क्या उधार खरीदी संबंधित लेनदारों देनी होंगी कि औसत व्यापारी लेना बराबर प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी देना। तो प्रारंभिक व्यापारी देना और अंतिम व्यापारी देना को 2 से भाग दो तो औसत व्यापारी देना मिलेगा। अब उसमें वर्ष में कितनी बार लेनदार देनी होंगी या उधार खरीदने के कारण उद्भव हुई वो जान सकते हैं और उसका भुगतान कितनी जल्दी से भुगतान किया जाता है इस टर्नओवर से अपने जान सकते हैं। अब उसके झुकाव के बारे में देखें तो कार्यक्षमता मापन गुणोत्तर नीचा गुणोत्तर भुगतान की ज़्यादा कार्यक्षमता लेनदार देनी होने के कारण मालिक को अपनी पूंजी कम प्रमाण में लगानी पड़ती है। ऊंचा गुणोत्तर नीची कार्यक्षमता दर्शाता है।
ये इसकी समय अवधि के अंदर ही मास, सप्ताह, दिनों को ही देखा जाता है। अब भुगतान समय मास में हो तो 12 बटे में लेनदार टर्नओवर, सप्ताह में तो 52 बटे में लेनदार टर्नओवर, और दिनों में तो 365 बटे में लेनदार टर्नओवर। और उसका सवाल देखेंगे 31वां कि AB कंपनी लिमिटेड ने नीचे दी गई जानकारी के आधार पर लेनदारों का टर्नओवर और भुगतान मुद्दत मास, सप्ताह, दिनों में करने की है। अब अपने दिया है सवाल में कुल खरीदी दी है, रोकड़ खरीदी दी है, व्यापारी प्रारंभ का व्यापारी देना और अंतिम का व्यापारी देना दिया हुआ है। तो लेनदार टर्नओवर बराबर उधार खरीदी। तो कुल खरीदी में से अपने रोकड़ खरीदी माइनस कर दो। तो 30 लाख में से 4 लाख माइनस करो तो उधार खरीदी आ गई 26 लाख। औसत व्यापारी देना बराबर प्रारंभ का व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बटे में 2। तो प्रारंभ का व्यापारी देना कितना है 3,60,000, अंतिम का व्यापारी देना 4,80,000। तो उसको 2 से भाग दो तो कितना आएगा 4,20,000। अब उसको अपने लेनदार टर्नओवर के अंदर उधार खरीदी कितनी 26 लाख और औसत व्यापारी देना 4,20,000। तो उसको भाग दे दो 26 लाख को 4,20,000 से 4,20,000 से भाग दो तो कितना आएगा 6.19 बार। अब अवधि मुदत मास में हो तो 12 भागा 6.19 तो कितना आएगा 1.938 1.94 मास। 52 बटे में 6.19 तो कितना आएगा 8.40 सप्ताह के बाद। और दिनों में हो तो 365 भागा 6.19 तो कितना आएगा 58.97 दिन, यानी 59 दिन पर रकम का भुगतान होगा। अब आके 32वां कंपनी लिमिटेड ने दी जानकारी पर से लेनदार टर्नओवर, भुगतान मुदत, दिनों में यहाँ पे कुल खरीदी, खरीद वापसी, अंतिम व्यापारी देना, रोकड़ खरीदी और प्रारंभिक व्यापारी देना दिया हुआ है। सूत्र तो लिख देंगे पहले, लेनदार टर्नओवर बराबर उधार खरीदी बटे में औसत व्यापारी देना। अपने उधार खरीदी ढूंढने के लिए कुल खरीदी दी है 35 लाख, उसमें से खरीद वापसी माइनस करो 2 लाख तो कितना आएगा 35 लाख में से 2 लाख गए तो 33 लाख। उसमें रोकड़ खरीदी दी हुई है 3 लाख, 33 लाख में से 3 लाख माइनस करो तो आएगा 30 लाख। 30 लाख जो आई वो उधार खरीदी। इस तरह से औसत व्यापारी देना ढूंढेंगे तो प्रारंभिक व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना बटे में 2। तो प्रारंभिक व्यापारी देना है 5,40,000 और अंतिम व्यापारी देना दिया है तुमको, अंतिम व्यापारी देना दिया है 4,60,000 और उसको तुम भाग दे दो 10 लाख होता है, 10 लाख को 2 से भाग दो तो 5 लाख आएगा। अब सूत्र में कीमत डाल दो। उधार खरीदी दी है 30 लाख और औसत व्यापारी देना है 5 लाख, तो 30 लाख को 5 लाख से भाग दे दो, भाग देंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 बार। तो अभी मुदत देखेंगे, मुदत दिनों में दी है तो 365 भागा 6 कर दो। ये 365 को 6 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा 60.83, यानी 61 दिन गिन लेने का पॉइंट में संख्या है तो 61 दिन ये भुगतान की रकम मिलेगी। अब इस चैप्टर की यहाँ समाप्ति होती है। तुम लोगों को स्वाध्याय का सवाल करना है, उसमें जो संपन्नता वाला गुणोत्तर इक्विटी वाला जो है उसको नहीं करना, उसके अलावा स्वाध्याय के सभी सवाल पूर्ण करना है। अब थोड़े ही दिन में आपके पास चौपड़े मंगाए जाएंगे होमवर्क के, तो पूरा करा होना चाहिए। पार्ट 2 के अंदर मेरा लेसन 3रा चल गया है, 4था चल गया और 5वां। इतने का होमवर्क के लिए
अभी 2-3 दिन में जाहिरात कर देंगे, तो चौपड़ा तैयार रखना होमवर्क करके।